Good evening, students. Today's lecture number 3, chapter cell, class 9th. टॉपिक आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स की सॉफ्ट कॉपी के लिए। बेटा बटन ऑन कर दे, लाइट्स के दोनों ऑन कर दे बेटा, दोनों ऑन कर दे। हाँ जी, देखिए हमने लास्ट क्लास में जो दो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने सेल की डिस्कवरी और डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, ये सारा डिस्कस कर लिया था और इनको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम सेल ऑर्गेनेलिज की आगे तरफ बढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज मतलब सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। देखिए न्यूक्लियस आप एटम में भी पढ़ते हैं। जैसे एक एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यही न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक ऐसे जो एक सेल होता है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है। मतलब उसने पूरा कंट्रोल करना है। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल रूम अगर मान लें, वहीं से पूरा स्कूल कंट्रोल होता है कि भैया यहीं से कंट्रोल हो रहा है कि कौन सा टीचर टाइम टेबल बनाएगा, वहीं से कंट्रोल हो रहा है कौन सा टीचर किस रूम में कौन सी क्लास लेने जाएगा, वहीं से कंट्रोल होगा किस जगह पे कौन सी कंस्ट्रक्शन होती है, वहीं पे डिसाइड होगा किस रूम को तोड़ना है, किस रूम को बनाना है, किस रूम में एसी लगानी है, किस रूम में एसी नहीं लगानी है, कैंटीन होनी चाहिए, कैंटीन नहीं होनी चाहिए। सारे फैसले कौन कर रहा है? आपका वो प्रिंसिपल रूम कर रहा है ना। ठीक ऐसे एक सेल के अंदर जो प्रिंसिपल का रूम है वो उसका न्यूक्लियस होता है। सारा काम उसी के पल्ले छाड़ा हुआ है, सब कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। जैसे एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस के पास सारा रिमोट कंट्रोल है, वैसे ही रिमोट कंट्रोल कौन लेके बैठा है? एक जैसे सेल है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है कंट्रोलिंग यूनिट होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। आप नोट्स बनाएंगे नहीं, नोट्स अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है वो भी वेट कर ले, भी नोट्स में आपको डिस्प्ले करने वाला हूं। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना होता है। कौन? न्यूक्लियस। डबल लेयर होती है, डबल लेयर, एक के ऊपर एक लेयर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इस डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, ये थोड़ी सी पोरस होती है। मैं आपको भी दिखा कर दिखाता हूं। रेजर कहाँ है इसमें? ये रहा। ये जो होती है ना थोड़ी सी पोरस होती है, हल्की हल्की सी। ये तो ज्यादा पोर्स हो गए, पर आपको थोड़ा सा दोबारा बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन पोरस होती है। आपको दिख रहे होंगे पोर्स इसमें छोटे छोटे, ये पोरस मेम्ब्रेन्स होती है। अब ये पोरस मेम्ब्रेन इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियस से अंदर जाना है किसी को, बाहर जाना है किसी को। पोरस मेम्ब्रेन होगी तब तो कोई चीज अंदर बाहर जा पाएगी। तो ये पोरस मेम्ब्रेन क्या काम करती है? इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो चीजों का आदान प्रदान होगा, एंट्री एग्जिट होगी, वो कौन कंट्रोल करेगा? ये पोरस मेम्ब्रेन। तो अगर ये पोरस नहीं होगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस में रह जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में रह जाएगा, तो एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा क्या? मटेरियल। तो मटेरियल को एक्सचेंज होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है मेरे बच्चों? पोरस मेम्ब्रेन होती है। मटेरियल की एंट्री एग्जिट करा सकती है ये। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है। ये लिक्विड मटेरियल होता है। इस लिक्विड मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड, किसके अंदर? न्यूक्लियस के, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। कैरियो मतलब कैरियो न्यूक्लियस, जहां कैरियो शब्द आ गया समझ आना,
न्यूक्लियस की बात हो रही है। प्लाज्म मतलब उसका लिक्विड। तो जो लिक्विड मटेरियल होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। ठीक है मेरे बच्चों, इस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक दूसरे के अंदर उलझा होता है। जैसे अगर आप एक धागा ले तो एक इकट्ठा करते हैं तो एक दूसरे के अंदर उलझ जाता है ना वो धागा। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, दिस थ्रेड लाइक मटेरियल कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंटेंगल्ड मतलब उलझा होता है। ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है इसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है, जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के अंदर उलझा होता है। अब ये क्रोमैटिन का क्या काम है, ये क्रोमैटिन का काम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करने की सिचुएशन में होता है, देखो सेल का जो डिवीजन होता है दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक में 1 से 2 सेल बनते हैं और एक में 1 से 4 सेल बनते हैं। क्या अंतर है, चैप्टर के एंड में लास्ट क्लास में कराऊंगा माइटोसिस मियोसिस, तो अभी आप उसकी टेंशन छोड़ दो, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। उसको सिंपल कहते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल से नए सेल्स बन रहे हैं। हाँ सोचो ना, हम भी तो एक दिन ऐसा होगा जिसमें हम सिंगल सेल बने होंगे, सिंगल सेल मतलब जाइगोट बने होंगे। तो उस जाइगोट ने डिवाइड होते होते तो एक इतनी बड़ी बॉडी बना दी, इतने सारे ऑर्गन्स बना दिए। तो सेल डिवाइड तो करते ही है ना, इसका मतलब। तो जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन क्या होता है, जरा दोबारा से रिवाइज कर दें। क्रोमैटिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर है, जो किसके अंदर इमर्स्ड है, न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ है, उसमें तैर रहा है, उसमें तैर रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म किसके अंदर फंसा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है। समझ आ गई बात। अब जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो ये जो क्रोमैटिन है ये स्प्लिट कर जाता है, ये स्प्लिट कर जाता है इनटू 46 पीसीस। 46 पीसीस में टूट जाता है, कौन, ये क्रोमैटिन। 40 टुकड़े बन जाते हैं इसके। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, मैं वाइट कर देता हूं इसको, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमैटिन देख रहे थे धागा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिर जब वो न्यूक्लियस ग्रो होगा वो वापस 23 पेयर्स। आपने देखा कितने पेयर बने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 23 पेयर, 46 पीसीस, मतलब कितने पेयर बन गए, 23 पेयर्स में टूट जाता है। मैंने पूरे 23 पेयर बनाए, मतलब बनते ही इसके पेयर हैं, जोड़ों में टूटेगा। टोटल कितने पीसीस हैं, 46। अगर पेयर बना दे मतलब जोड़े बना दें कि भाई 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे 2 इकट्ठे, तो 23 पेयर बनते हैं। और इन पीसीस को क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चलो थोड़ा सी बात हम रिपीट कर लें, दोबारा से इसको रिपीट कर लें। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है। पोरस क्यों है, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल फ्लोट कर रहा है, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर होता है, उलझा होता है एक दूसरे के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, मतलब सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा तो क्रोमैटिन क्रोमैटिन है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड मतलब 1 से 2 या 1 से 4, माइटोसिस मियोसिस अभी पढ़ाऊंगा, तो वो 46 पीसीस में टूट जाता है, पर इन द फॉर्म ऑफ पेयर टूटता है। तो उसको टोटल पेयर कितने हो जाते हैं, 23 पेयर। और हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो आप बताओ टोटल क्रोमोसोम एक सेल के अंदर कितने बनेंगे, 46। अच्छा, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, 23 क्रोमोसोम के पेयर बनेंगे। क्रोमोसोम तक की कहानी क्लियर हो गई। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं, ये जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स
कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन का काम है डीएनए को प्रोटेक्ट करना। तो लो जी, डीएनए और प्रोटीन किसके अंदर है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? क्रोमैटिन से। टोटल क्रोमोसोम कितने बनते हैं? 46। पेयर कितने होते हैं? 23। पर क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है वो किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में तैयार रहा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन किसके अंदर बॉन्डेड होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है उन सबको मिला दे तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल के अंदर। अब बात आती है डीएनए क्या है। बात आती है डीएनए क्या है। देखो डीएनए को आप डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप बायो लेंगे तो, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे अगर आप साइंस लेंगे तो डीएनए में जो साउंड आ रही है वो एनए की आ रही है। एनए का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। अब आप कहेंगे सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? अब आप कहेंगे सर न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन होती है। थोड़ा सा हाई लेवल बताऊंगा, समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो भूल जाना। नहीं तो भूल जाना, अगर हमें नहीं समझ में आया छोड़ दो, पर कोशिश करो समझने की। नहीं भी आएगी तो कोई पूछेगा नहीं आपसे 9th क्लास में। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन होती है। इस लॉन्ग चेन में 3 चीजें होती हैं। एक बेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, एक शुगर होती है और एक फॉस्फेट होती है। फॉस्फेट। तो जब बेस शुगर फॉस्फेट की लंबी चेन बन जाती है, ऐसे देखो, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। जब एक लंबी चेन बन जाती है, देखो जोड़ दिया मैंने इनको, इस लंबी चेन को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? समझ में आ गया न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? अ लॉन्ग चेन ऑफ बेस शुगर फॉस्फेट्स। हालांकि बेस शुगर फॉस्फेट का भी एक नाम होता है। आपने बेस शुगर फॉस्फेट नहीं बोलना ना, तो आप इसको न्यूक्लियोटाइड बोल दो। क्या बोल दो? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो लो जी, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस शुगर फॉस्फेट। तो मैं 2 बातें बोल सकता हूं, जो आसान लगे दिमाग में बैठा लेना। बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट की लंबी चेन बन जाए वो न्यूक्लिक एसिड होता है। पर इससे भी आसान तरीका सुनो, न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बन जाए वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। समझ आ गया? न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बेस शुगर फॉस्फेट। चलिए, पर ये जो शुगर होती है ना मेरे बच्चों, ये शुगर 2 तरीके की हो सकती है। ये शुगर हो सकती है राइबोस और ये शुगर हो सकती है डीऑक्सी राइबोस। बच्चा कहता है सर राइबोस शुगर क्या होती है? राइबोस शुगर वो होती है जिसमें 5 कार्बन हो। 5 कार्बन की शुगर, इतना बहुत आपके लिए। 5 कार्बन की शुगर को राइबोस शुगर कहते हैं। पर अगर 5 कार्बन की शुगर में से दूसरे कार्बन से निकाल दें, डी मतलब निकाल दें, ऑक्सीजन, मतलब राइबोस के दूसरे कार्बन से डी मतलब निकाल दें क्या, तो वो राइबोस बन जाती है 2-डीऑक्सी राइबोस। यानी कि शुगर 2 तरीके की होती है। किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बेस शुगर फॉस्फेट। यानी कि ये शुगर ऐसी हो सकती है राइबोस शुगर, ये शुगर हो सकती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। यानी कि शुगर कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। पर अगर ये शुगर, ये वाली शुगर है 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर, 12 से देखना, अगर ये शुगर कौन सी शुगर है? 2-डीऑक्सी, तो उस न्यूक्लिक एसिड को, ये न्यूक्लिक एसिड है ना, उस न्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहेंगे। समझ में आ गया? डीएनए क्या होता है? डीएनए वो न्यूक्लिक एसिड है इन विच शुगर इज डीऑक्सी राइबोस। समझ में आ गया मेरे बच्चे? डीएनए क्या होता है? समझ में आ गया? पहली बात, डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की चेन। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बेस शुगर फॉस्फेट। पर अगर उस न्यूक्लियोटाइड की चेन में, उस न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन में शुगर कौन सी हो? शुगर डीऑक्सी राइबोस हो, तो वो डीएनए बन जाता है। तो आ जाओ दोबारा से,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान टूटा, किसमें टूटा? 46 पीसीस में। पेयर कितने बने? 23। एक पीस को क्रोमोसोम कहते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम में पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब उन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? उन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड जिसकी शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है। और डीएनए के बारे में एक चीज और सुन लो, डीएनए में एक ये लंबी चेन जो होती है ना, ये लंबी चेन किसकी? जल्दी से बोलो। बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। इसके अंदर एक और लंबी चेन होती है, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं। ये लो, ये लो, एक और लंबी चेन होती है। ये भी लंबी चेन किसकी है? बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। यानी कि डीएनए के अंदर दो चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, दो चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो जैसे ये ए है, यहां टी होगा, टी है, यहां ए होगा, सी है, यहां जी होगा, जी है, यहां सी होगा। गैस करो, सी है, यहां जी होगा, जी है, यहां सी होगा, टी है, यहां ए है, यहां ये डीएनए की चेन होती है। और डीएनए की, देखो डीएनए तो डीएनए है, बहुत बड़ी चीज है। उस डीएनए में एक हिस्सा वो होता है जो फंक्शंस कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है, कौन सी यूनिट? फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया? जो काम करेगी। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जीन्स है, ये फंक्शनल यूनिट है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं, थोड़ी सी। मेरे बच्चे, हम सबके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान टूटता है। क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जिसकी शुगर कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोस। पर उस डीएनए में दो चेन एक दूसरे के साथ होती है। जैसे ये एक चेन है, ये एक चेन है, एक साथ चलती हैं। ऐसे दो चेन एक दूसरे के साथ चलती हैं। समझ में आ गया? पर उस चेन के अंदर, उस डीएनए के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स। तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए। पर ये करते क्या हैं मेरे बच्चे? ये ना हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप कहेंगे सर कैरेक्टर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे बच्चे, ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, ए टी टी ए सी, ये सीक्वेंस देख रहे हो, इस सीक्वेंस से हमारे सारे कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। मतलब इस सीक्वेंस से हमारे हाइट यहीं से कंट्रोल हो रही है, हमारी स्किन का कलर यहीं से कंट्रोल हो रहा है, हमारी आईज का कलर यहीं से कंट्रोल हो रहा है। यानी कि जीन्स जो किसका हिस्सा है? डीएनए का, वो हमारे सारे क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इवन आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो भी वही कंट्रोल करती है। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर भी ये कंट्रोल करती है। और आपको भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती है, वो भी इसके अंदर कोडेड होती है। ये इतनी जबरदस्त चीज है, जब 12th में पढ़ेंगे, बायो में तो पढ़ाई जाएगी। मतलब ऐसा भी टेक्निक आ चुकी है कि भी विदेशों में पेरेंट्स कहेंगे जी हमारे बच्चे की आंखें नीली होनी चाहिए, वो जीन्स में शफलिंग करके ब्लू जीन्स को डाल के बच्चे की आंखें नीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर सारे कैरेक्टर छुपे हुए हैं। ये सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। और जो इनको कंट्रोल करती है उनको क्या कहते हैं? जीन्स। जीन्स किसका हिस्सा है? डीएनए। डीएनए किसका हिस्सा है? क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन किसके अंदर तैर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका हिस्सा है? सेल। समझ में आ गया? यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इस डीएनए का क्या फंक्शंस होते हैं? ये एनसीईआरटी में है, ध्यान से सुन लेना। सुन लो, नोट्स में मैं भी दिखा दूंगा, लिखना मत साथ साथ। डीएनए का पहला फंक्शन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। मेरे बच्चे, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपने इनहेरेंट करे हैं। आपने कहां से इनहेरेंट करे हैं? अपने पेरेंट से, मदर और फादर से। तो वो जो कैरेक्टर हम इनहेरेंट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? वो डीएनए की वजह से करते हैं। यानी कि डीएनए ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। अगर डीएनए ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा तो कैरेक्टर भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देखते होंगे कि एक बच्चे में, या आप अपने एग्जांपल ले लेना, किसी का भी एग्जांपल ले लेना, भाई बहन के किसी का भी एग्जांपल ले लेना, कि भी आप देखेंगे इसमें कुछ कैरेक्टर या तो मम्मी के हैं, कुछ कैरेक्टर या पापा के हैं, या हो सकता है ज्यादा मम्मी के कैरेक्टर हो या ज्यादा पापा के कैरेक्टर हो, या मान लो बोलने का तरीका किसी का पापा की तरह होता है, किसी का मम्मी की तरह हो जाता है, किसी की हाइट मम्मी के ऊपर होती है, किसी का हाइट पापा के ऊपर होती है, किसी का स्किन कलर मम्मी के ऊपर होता है, पापा के ऊपर होता है। तो ये कैरेक्टर कहां से लिया आपने?
थ्रू डीएनए लिए, पेरेंट से लिए, किसके थ्रू लिए? डीएनए के थ्रू लिए। और अगर पेरेंट को अगर बीमारी है, मान लो शुगर है, मान लो कोई और बीमारी है, तो वो भी ट्रांसफर हो सकती है डीएनए के थ्रू बच्चे के अंदर। तो भविष्य में जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे फादर डायबिटिक थे, तो हो सकता है मुझे भी डायबिटिक हो, पर हो सकता ना भी हो क्योंकि मेरी मदर डायबिटिक नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किसके जीन्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि मेरे में ना आए, मेरे बच्चों में आ जाए, मतलब डिपेंड करता है, हो सकता ना भी हो। तो कुछ बीमारियां जो हेरिडिटरी होती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, वो भी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? डीएनए के थ्रू ही तो होती है। डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है डीएनए का? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस मतलब जो हम लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। किसके थ्रू आ रहे हैं मेरे बच्चे? डीएनए के थ्रू। डीएनए का दूसरा काम, लिखना मत, नोट्स में भी सब कुछ है। डीएनए का दूसरा काम, डीएनए का काम है मेरे बच्चे, सेल के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मतलब जो भी कुछ चल रहा है, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी टूट रहा है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कुछ भी मैसेजेस जा रहे हैं, किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए। मतलब कंस्ट्रक्शन करना और ऑर्गेनाइजेशन करना। जैसे प्रिंसिपल का रूम हो गया, प्रिंसिपल के रूम से साइन हुए, फाइल करना, चलो भाई रूम बन जाएगा, छत पे रूम बन गया। साइन हो गए प्रिंसिपल के रूम में, चल भाई ये रूम टूट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, रूम टूट गया। चल भाई इस टीचर को नौकरी दे दी है, भाई ये केमिस्ट्री पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर आ गया। चल भाई अब इसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, इसकी हमें जरूरत नहीं है, चल भाई बाहर, चल बाहर हो गया। तो मतलब सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल रूम ना। सारी कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा होता है? डीएनए कर रहा होता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वही कंट्रोल कर रहा है। तीसरा काम एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है। डीएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बन रहा है सेल बनाता है। सेल में साइटोप्लाज्म में बनाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं बता रहा हूं। और साइटोप्लाज्म में सबसे पहला एफर्ट कौन करता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा? डीएनए। डीएनए आरएनए बनाता है, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? डीएनए रेस्पॉन्सिबल हुआ। तो डीएनए के 3 काम हो गए। समझ आ गया डीएनए के कितने काम हो गए? पर ये जो क्रोमोसोम्स बने, मैंने आपको बताया कितने पेयर बने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई। इन क्रोमोसोम्स के पेयर में 22 पेयर किसके होंगे? ऑटोसोमल पेयर होंगे। अभी ऑटोसोमल पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोमल पेयर होते हैं जो आपके जनरल कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जनरल कैरेक्टर मतलब आपकी हाइट, आपकी स्किन कलर, आपकी आईज का कलर, हेयर का कलर, ग्रोथ, सारे कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से पेयर? 22 पेयर। और जो एक पेयर होता है, इस एक पेयर को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी सेक्स क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स 2 तरीके के हो सकते हैं। यानी कि अगर ये पेयर XX है तो ये फीमेल बॉडी बनती है, अगर ये XY है तो ये मेल बनती है। मतलब X बना दिया उसको। X से 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। X क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा होता है साइज में, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। Y क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, मॉलिक्यूलर मास कम होता है। तो आप बताओ फिर मेल की बॉडी में कैसा होगा? मेल की बॉडी में जब सेल डिवाइड होगा तो उसमें 22 पेयर कौन से होंगे? ऑटोसोमल पेयर, जो कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। और एक पेयर कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा पेयर होगा? XY। और जो फीमेल की बॉडी होगी उसमें कैसा होगा? फिर सोच लो, 22 पेयर ऑटोसोमल पेयर होंगे। और दूसरा पेयर कौन सा होगा? XX। बार बॉडी कहते हैं इसको, बार बॉडी। बार बॉडी, X के साथ X आ जाए तो उसको बार बॉडी कहते हैं। तो बार बॉडी किसके अंदर होती है? मेल के अंदर, फीमेल के अंदर? बार बॉडी फीमेल के अंदर होती है, क्योंकि मेल में तो X के साथ Y हो जाता है। और जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और क्रोमोसोम रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहां से बंधे होते हैं, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। सेंट्रोमर, सॉरी सेंट्रोमर क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमर, जिससे बंधे होते हैं। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, ये खुलता है यहां से। जब ये यहां से खुलता है तो ये ऐसे ऐसे, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये इसको थोड़ा जूम कर दिया मैंने। और तो ये क्या बन रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये डीएनए। यानी कि अगर मैं सेल को जूम करूं न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियस को जूम करूं क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमैटिन को जूम करूं सेल डिवीजन के दौरान 46 पीसेस दिखेंगे। एक पीस को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जूम करूं मुझे ऐसा दिखेगा जैसे अभी मैंने बनाया था।
ये दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा, ऐसे 46 क्रोमोसोम दिखेंगे। क्रोमोसोम को जूम करूं, मुझे ये डीएनए दिखेगा। डीएनए किससे प्रोटेक्टेड होगा? प्रोटीन से प्रोटेक्टेड होगा। इस डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा काम क्या है डीएनए का? कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन से जो भी कुछ बनता है, यानी कि हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, रिसेप्टर, वो सब के सब डीएनए की वजह से बन रहे हैं और किसी की वजह से नहीं बन रहे हैं। इसीलिए बीमारियां ट्रांसफर होती रहती है वन जनरेशन जनरेशन, अगर वो हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको किसके बारे में दी मेरे बच्चों? डीएनए, सब न्यूक्लियस के बारे में दे दी। तो देखो बच्चे, जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, ये हो सकता है इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, वेल डिफाइंड बाउंड्री हो सकता है वेल डिफाइंड नहीं हो, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अब जैसे आपके स्कूल है, आपके स्कूल अब जाकर देखें तो वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, पूरी दीवारें करी होती हैं। उस दीवार के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग में भी प्रॉपर दीवारें होती हैं, उन दीवारों के अंदर भी प्रॉपर क्लासरूम की दीवारें होती हैं, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। अगर आप कभी छोटे शहर में कहीं गांव में चले जाओ, ओपन में लोग स्कूल चला रहे होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है स्कूल की, क्लास भी अंदर ओपन में लगी होती है, कोई बाउंड्री नहीं है, बच्चे जहां तक बैठे हैं वही बाउंड्री है। तो ओपन में पाठशाला पिछले जमाने में लगती थी, अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट होगी हिंदुस्तान में, पर आज से अगर 50 साल पहले के देखें तो ऐसे स्कूल दिखते थे। तो आप बताओ, उन स्कूलों की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती थी, और आपके स्कूलों की बाउंड्री कैसी है? ऐसे जो न्यूक्लियस होता है उसकी अगर बाउंड्री वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, उसको कहते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और जो वेल डिफाइंड ना हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब जानते हो? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या सिंपल, प्रिमिटिव या सिंपल। और कैरियो का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, न्यूक्लियस को कैरियो कहते हैं, यानी कि सिंपल न्यूक्लियस। जैसे आपके गांव के जो स्कूल हो गए वो सिंपल स्कूल हो गए। यू मतलब ट्रू, ट्रू, ट्रू क्या? न्यूक्लियस। समझ में आ गया जी? अब जो यूकैरियोट्स होते हैं, इनके एग्जांपल होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया की और ब्लू ग्रीन एल्गी की न्यूक्लियस की बाउंड्री वेल डिफाइंड। हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, या आप कह लो बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जो भी आप देखते हैं, उनके जो न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है वेल डिफाइंड होती है, यानी कि वो यूकैरियोट्स है, और वो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपको इसका डिफरेंस आ सकता है, मैं सिर्फ बोलूंगा, मार्क में भी उस नोट्स में करा दूंगा। पहला डिफरेंस तो यही हो गया ना कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस हैविंग वेल डिफाइंड बाउंड्री, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा डिफरेंस ये होता है मेरे बच्चे, ये थोड़े लार्जर इन साइज होते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रो मैंने बताया था 10⁻⁻, इस साइज के होते हैं। और प्रोकैरियोट्स थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ये बड़े होते हैं, हाँ 0 to 5 कह सकते हैं। ये थोड़े छोटे बड़े होते हैं साइज में, और ये थोड़े। तीसरा डिफरेंस, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं भी बता रहा हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी बाउंड्री भी वेल डिफाइंड होती है, मतलब बाउंड्री के अंदर होते हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर जो आपकी क्लासेस है वो भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर होती है। प्रिंसिपल का रूम जो है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में है, जहां पे स्टाफ बैठा है वो भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में बैठा है, जहां पे स्टाफ रूम है वो भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में बैठे हैं। तो यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, दे आर इन वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। पर इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, दे आर नॉट हैविंग वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अब एक बात बताओ, जिस स्कूल में प्रिंसिपल की बाउंड्रीज नहीं होंगी रूम की, क्या वो स्टाफ को बाउंड्री बना के दे देगा? क्या वो बच्चों की बाउंड्री बना के दे देगा रूम की? वो कहेगा भैया मेरे पास बाउंड्री नहीं है, तुम्हारे को कहां से बना के दे दूं? तो सोचो न्यूक्लियस की नहीं है, तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगे उनकी बाउंड्री कहां से आ जाएगी? उनकी भी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। मैं आपको जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराऊंगा, प्रॉपर बाउंड्री होगी। गोल्जी अपैरेटस कराऊंगा, उनकी प्रॉपर एक बाउंड्री होगी। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी।
चौथा डिफरेंस मेरे बच्चे किसके, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो राइबोसोम्स का सिंथेसिस कर रहा होता है। आगे चल के पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता। एक और डिफरेंस बता रहा हूं यूकैरियोट्स का, पांचवा डिफरेंस, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, बचपन में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल। तो यूकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड के अंदर होता है। प्लास्टिड क्या होता है आपने पढ़ना है। प्रोकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड के अंदर नहीं होता है। डिफरेंस याद हो जाएगा। आओ अब नोट्स के थ्रू रिवीजन कर लें। आ जाओ, देखिए न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, क्या लिखता है यहां पे, डबल लेयर मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पोर्स। इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यही बताया मैंने आपको। द लिक्विड मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है लिक्विड मटेरियल, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। विच कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है उसके अंदर, थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर, उलझा हुआ, कॉल्ड क्रोमैटिन। यहां तक बता दी ना बात मैंने। आगे चलते हैं। आओ ये देखो, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्लिट्स इनटू, किसमें, 46 पीसेस में। कितने पेयर्स, 23 पेयर, एंड ईच पीस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। आज चलो ये तो हो गया। दिस क्रोमोसोम कंटेन्स क्या क्या, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटेक्ट। आ जाओ, फंक्शन ऑफ डीएनए आ रहा है आपके एग्जाम में, याद कर लेना डीएनए के फंक्शन। बस मैंने बता दिए, अब आपको याद करवाने हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम पेरेंट से लेते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कैरेक्टर्स, कहां से, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा, डीएनए आल्सो कंट्रोल कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ये लाइन समझ में आ गई। जो भी कंस्ट्रक्टिंग का काम होगा डीएनए से मैसेज होता है, सारा डीएनए कंट्रोल करता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इधर वो उधर, ये ऐसे वो ऐसे, ये अंदर ये बाहर, वही प्रिंसिपल करूं, डीएनए कंट्रोल करता है। और एक फंक्शन मैंने और लिख दिया, डीएनए आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हालांकि डीएनए से डीएनए बनता है, उस डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब वो न्यूक्लिक एसिड जिसका शुगर राइबोस होती है, और उस आरएनए से फाइनली क्या बननी शुरू होती है, प्रोटीन। ये प्रोटीन चार तरह के हो सकते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, रिसेप्टर। 10th क्लास में पढ़ेंगे और इनकी हाई लेवल की डिटेल 12th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए जी, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो जीन्स की डेफिनेशन आएगी तो लिख दोगे। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया मेरे बच्चे। अब ये आपको अभी तो पढ़ा के आया हूं। सेल के अंदर क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान टूट गया, टूटा किसमें, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां से बंधा होता है, सेंट्रोमर से। क्रोमोसोम को जूम करोगे तो आपको डीएनए दिखाई देगा, डीएनए को जूम करोगे तो उसकी फंक्शनल यूनिट दिखाई देगी, उसकी फंक्शनल यूनिट को कहते हैं जीन्स। उसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, वो सीक्वेंस कंट्रोल करती है किसको, कैरेक्टर्स को। आ जाओ, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लो जी, डीएनए का स्ट्रक्चर भी बना दिया, हालांकि आपको नहीं करना, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें से 22 पेयर कौन से होते हैं, ऑटोसोमल पेयर, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं कंट्रोल डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक हाइट, कलर एक्सेट्रा, स्किन कलर, सब कुछ। और जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है पेयर का, उसमें XX होगा तो फीमेल हो गई, XY होगा तो वो मेल हो गया। 10th में सारा डिटेल पढ़ाया जाएगा कि भी XY कैसे बनता है, YX कैसे, XX कैसे बनता है। आ जाओ जी, ये अभी डिफरेंस मैंने कराया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड भी हो सकती है और नॉट वेल डिफाइंड भी हो सकती है। अगर वेल डिफाइंड है उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब सिंपल न्यूक्लियस। समझ में आ गया जी।
यूकैरियोट्स दे आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने याद कराई तो दिया बच्चे आपको, दे आर नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 मीटर। दे आर वेरी स्मॉल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रो कितना होता है -6 मीटर। यूकैरियोट्स आर हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। क्या मतलब है इसका? जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्जी अपरेटस है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होंगी। जैसे आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का रूम भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में होगा, एसी वेसी लगा होगा, और आपकी जो क्लासरूम्स होंगी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में होंगी, स्टाफ रूम होगा वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में होगा, एसी वेसी लगा होगा। ठीक वैसे इसका होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, उसमें न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका काम है राइबोसोम की सिंथेसिस करना और उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना, बेसिकली उनको ऑर्गेनाइज करना। यस, पांचवा डिफरेंस देख लो जी। क्लोरोफिल रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन, तो ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे। प्लास्टिड किसके अंदर होते हैं? प्लास्टिड किसके अंदर होते हैं? प्लास्टिड के अंदर, सॉरी, क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? प्लास्टिड के अंदर होता है। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है सारा आगे चल के आएगा। क्लोरोफिल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। आ जाओ, ये सेल कुछ भी नहीं है। सेल इसका मतलब ये है, ये चैप्टर सेल है, पेज नंबर 11 है। समझ में आ गई बात? तो ये को सर ये डिफरेंस कौन सा होता है, और इसके एग्जांपल क्या हो गए? जल्दी से आ जाओ। यूकैरियोट्स के एग्जांपल ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे काम करना, छठा पॉइंट डिफरेंस लिख देना। छठा पॉइंट डिफरेंस, वो भी तो डिफरेंस होता है मेरे बच्चे। आ जाओ जी साइटोप्लाज्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। साइटोप्लाज्म में तो कुछ है ही नहीं। क्यों? जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये कौन सा प्लाज्म है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसको क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। आ जाओ। और इसके अंदर जो ये मटेरियल घूम रही है, ये जो मटेरियल है, ये जो लिक्विड मटेरियल घूम रहा है, ये इस लिक्विड मटेरियल को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या तैर रहे होंगे? सेल ऑर्गेनेलिस तैर रहे होंगे। समझ में आ गई बात जी? तो साइटोप्लाज्म वो लिक्विड मटेरियल है न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के अंदर बाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला दो तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। आप हैरान होंगे 12th क्लास नीट में जो एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ ये कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की इन्वेंशन किसने करी थी? पुरकिंजे ने करी थी। तो ये तो आसान है, इसमें तो कुछ कराने का ही नहीं है मेरे बच्चे। दिखा दूं? आ जाओ, पढ़ा देता हूं बस मैं। ओ देखो क्या लिखा है, द लिक्विड फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल एक्सेप्ट किसके? बस इन यूकैरियोट सेल द साइटोप्लाज्म विल हैव सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेलिस होंगे। आप सोचो ना, वो सेल ऑर्गेनेलिस किसी में तो इमर्स होंगे ना, तो उस लिक्विड मटेरियल को क्या कह रहा है वो? साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल ऑर्गेनेलिस हो गए। अगली क्लास में हमने यही पढ़ना है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एक्सेट्रा। Whereas prokaryote cell will not have such, और ऑर्गेनेलिस भी होंगे वो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में नहीं होंगे। तो आ जाओ इसमें क्या लिखते हैं हम?
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली नोन एज, तो प्रोटोप्लाज्म इज कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। समझ आ गया मेरे बच्चे? साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड इन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुन लो। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी हमने सबसे पहले एनिमल में, और प्लांट सेल में इसके बाहर एक और होती है, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। छोड़ दो उसको। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं किसके अंदर इमर्ज कर रहे हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अलावा जो एक ये डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये पोरस होता है ताकि मटेरियल इन एंड आउट जा सके। इसके अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, किसके अंदर इमर्ज होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। उस थ्रेड लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है? स्प्लिट करता है। किस में स्प्लिट करता है? 46 पीसीस में। उस 46 पीसीस में 23 पेयर्स होते हैं। एक पीस को क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं जो हमारे जनरल कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और एक जो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है जो मेल और फीमेल को डिसाइड करता है। फीमेल मतलब XX बार बॉडी, फीमेल मतलब मेल मतलब XY नो बार बॉडी। तो ये न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म को मिला के क्या बना दिया हमने? अब देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं मेरे बच्चे, ये 10th क्लास में शुरुआत में आपको पढ़ाई जाएगी। वायरस को लेके बहस है, लिविंग है नॉन लिविंग है। आप जानते हैं लिविंग क्या होते हैं? नॉर्मली लिविंग में हम मिसगाइड कर देते हैं, जो मूव कर सके। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो मूवमेंट कर लेते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, पेड़ हिल भी तो लेते हैं ना। फिर हम कहते हैं जो सांस ले सके। पर लिविंग का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है मेरे बच्चों? लिविंग किसको मानते हैं? जो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कर सके। जिस बॉडी से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो सके अंदर बाहर, हम उसको क्या कह देते हैं? लिविंग कह देते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं लिविंग की। जो वायरस होता है ना मेरे बच्चे, वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो क्या एक्सचेंज नहीं कर सकता? मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर वो मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं कर सकता तो वो लिविंग हुआ नॉन लिविंग हुआ? नॉन लिविंग हुआ। पर एक वायरस को जब एक होस्ट बॉडी मिलती है, मान लो वायरस मेरी बॉडी में आ गया, वायरस को क्या मिल गई? एक होस्ट। जैसे उसको होस्ट बॉडी मिलती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। आउटर मेम्ब्रेन डेवलप होने से वो क्या एक्सचेंज करने में सक्षम हो जाता है? और जो मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर सके उसको हम क्या मान लेते हैं? तो यानी कि वही वायरस जो बाहर नॉन लिविंग था वो हमारी बॉडी में जाती क्या हो गया? लिविंग हो गया, क्योंकि वो क्या करने में सक्षम हो गया? मॉलिक्यूल्स। यस, इस बात को याद रखना बच्चे, जो मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर सकता है वही लिविंग है। प्लांट्स क्यों लिविंग कहते हैं हम? क्योंकि प्लांट्स भी मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज, अंदर बाहर कर सकते हैं। हम भी मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम भी लिविंग हो गए। एक डेड बॉडी जो होती है वो मॉलिक्यूल का एक्सचेंज ही नहीं कर सकती, तो वो नॉन लिविंग होगी नहीं होगी? तो मेरे पास समझ में आ गया आपको बच्चे? तो वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग है आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन। When it gets a host body, so they develop an outer membrane. So now virus is able to exchange molecules in and out of the cell. So the body of the virus becomes living. अब वो मल्टीप्लाई भी करेगा। कोविड वायरस ऐसे तो होता था, कोरोना वायरस। आओ इसको एक लाइन को पढ़ लें फिर क्लास को खत्म करते हैं। वायरस not having membrane like structure, but in host body virus develops membrane like structure and can, इसको एंड कर लेना, and can exchanges molecules and hence becomes living. तो so virus outside the body non living, cannot exchange molecule. Virus inside the host living because can exchange. तो आप इस नंबर पे 9811232145 विमल सर क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।